मैं ठीक 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंच गया था। वह दूर से आती हुई दिखी। मैंने मन ही मन कहा, जुगाड़ आ गई। हमने फिर साथ में रिक्शा लिया। इस बार मैं पहले की अपेक्षा अधिक चिपक कर बैठा, शायद उसे आजमाना चाहता था। मैंने फराटे से दौड़ते, हॉर्न का शोर मचाते वाहनों के बीच दबे कदमों से चौराहा पार किया। बीच चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा जैसे हाथ खड़ी कर सबको स्टेशन की ओर जाने का संकेत कर रही हो। केसर बाग, अमीनाबाद एक सवारी की रट लगाते वाहन चालक। दिन के 10 बजे लखनऊ के 4 बाग चौराहे की हालत ऐसी ही होती है। भीड़ का हुजूम, भागते दौड़ते लोग, न जाने कितनी जल्दी है उन्हें मंजिल तक पहुंचने की। मैंने रिक्शे वाले से पूछा, लाटूस रोड के कितने लोगे? कहाँ जाना है लाटूस रोड में? उसने प्रश्न किया। मैंने कहा, अमीनाबाद चौक से 2-4 कदम आगे। एक सवारी के 8 रुपये और एक और बैठा लूँ तो 5 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, अगर कोई मिलता है तो बैठा लो। अभी रिक्शे वाले ने पैडल पर पांव डाले ही थे कि आसमानी समीज और सफ़ेद सलवार धारण किए एक लड़की ने पूछा, भैया अमीनाबाद का क्या लोगे? 5 रुपये, उसने उत्तर दिया। और वह लड़की आकर मेरे साथ रिक्शे पर बैठ गई। अगर मैं कहूँ कि उसके मेरे साथ बैठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो शायद यह झूठ होगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे वह स्त्री का पुरुष के प्रति हो या पुरुष का स्त्री के प्रति। मैं भी इससे अछूता नहीं था। कई बार हम अपनी पत्नी या फिर प्रेमिका से कहते हैं, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखता, जबकि हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं उससे जिससे वास्तव में हम बेहद प्रेम करते हैं। हर इंसान को खुद से प्यार करने वाले का संपूर्ण समर्पण बेहद सुकून देता है, चाहे वह स्त्री का पुरुष के प्रति हो या पुरुष का स्त्री के प्रति। हम जैसे आम लोगों के लिए इस चुंबकीय आकर्षण से बचना संभव नहीं, बस हम आकर्षण की दिशा बदल सकते हैं। किसी लड़की को बहन स्वीकार करना भी उतना ही बड़ा आकर्षण है जितना किसी स्त्री में प्रेयसी ढूंढना। फर्क सिर्फ रिश्तों का है, क्योंकि दोनों में ही प्रेम है। हाँ, दोनों ही प्रेम के आयाम भले भिन्न हो, पर मेरी दृष्टि से बहन का रिश्ता जितना शुद्ध है उतना ही पवित्र प्रेमिका का रिश्ता भी है। शायद मैं भावना में बह गया। उस लड़की की ड्रेस देखकर मैं समझ चुका था कि वह किसी कॉलेज की छात्रा है, और इससे पहले मैं अपनी जबान खोलता उसने मुझसे पूछा, आप कहीं नौकरी करते हैं? बड़ा ही सहज मगर दूरगामी प्रश्न था, क्योंकि इसके उत्तर के साथ ही वह मुझे और मेरी शैक्षिक योग्यता को अपने मूल्यों के तराजू पर तौलने वाली थी। मैंने जोशीले अंदाज में कहा, मैंने MBA किया है और जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करता हूँ। मैं कविताएं और आलेख भी लिखता हूँ, जिनमें से कुछ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने सेखी बघारी, मगर मेरे हृदय में आत्मविश्वास के भाव थे। फिर उसने पूछा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा, 20,000 रुपये। उसने पूछा, कुल कितना मिल जाता है? मैंने उत्तर दिया, तकरीबन 25-30 हजार रुपये हो जाता है। इस बार मैं थोड़ा असहज था, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा था। फिर भी मैंने अपने चेहरे का भाव छिपाने का हर संभव प्रयास किया। मुझे पता नहीं कि उसने मुझ पर भरोसा किया या नहीं। उसने मुझसे अपने बारे में बताते हुए कहा, मैंने IT में MBA किया है, किंतु नौकरी नहीं मिली। अब B.Ed कर रही हूँ। शिक्षा का क्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। उसने साथ में तर्क दिया और मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने आगे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, अमित। फिर उसने चहक कर कहा, मेरे भाई का नाम भी अमित है। इस बार मुझे लगा जैसे वह जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। उसने फिर प्रश्न किया, तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैंने कहा, बिहार का। उसने इस बार चौंक कर कहा, बिहार? फिर हाथ मिलाओ, मैं भी बिहार की हूँ। इस बार मुझे उसका उत्तर थोड़ा संदेहास्पद
हास्यास्पद लगा। मैंने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन यह पकड़ वैसी नहीं थी जिस आत्मविश्वास से मैं मिली मेरी प्रेमिका का हाथ पकड़ता था। मैंने जासूस की तरह उससे सवाल किया, बिहार में कहाँ की रहने वाली हो? उसने कहा, गया। इस बार मुझे लगा जैसे वह सच कह रही हो। मैंने कहा, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। उसने अनभिज्ञता से कहा, हाजीपुर? मैंने कहा, हाँ, वहीं जहाँ से माननीय रामविलास पासवान जी सांसद का चुनाव जीतते रहे हैं। मनुष्य भी अजीब प्राणी है, जब वह कमजोर पड़ता है सभी उससे दूरी बना लेते हैं, और जैसे ही वह शक्तिशाली हो जाता है लौह चुंबक की भांति अनजानों को भी अपनी ओर समेट लेता है। इसलिए मैंने भी रामविलास से अपना रिश्ता जोड़ा। अब उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और मैंने उसका। फिर मैं ऑफिस के पास रिक्शे से उतर गया। उसने कहा, अगर कभी चाहो तो मेरे घर आओ, मुझे मिलना हुआ तो मैं इस ऑफिस में आ जाऊंगी। मैंने असहज भाव से उसे देखा। रिक्शे वालों को अपने हिस्से के पैसे दिए, फिर ऑफिस के अंदर चला गया। हृदय में अजीब सा द्वंद था। मैंने सबसे पहले इस घटना की चर्चा अपने ऑफिस की महिला सहकर्मियों से की। सुनते ही सबके सब साथ हंस पड़ी। साथ मैं भी हंसा, किंतु उन सब की हंसी में एक रहस्य था जो उस लड़की के चरित्र की ओर इशारा कर रहा था, और मैं असमंजस की हालत में था। दिन खत्म हुआ, घर पहुंचा। अजीब सी मनोस्थिति थी। इस घटना का जिक्र मैंने अपने रूम पार्टनर विकास से किया। उसने जोर देकर पूछा, उसने तेरा हाथ छुआ? मैंने कहा, हाँ। तुझे अपने घर भी बुलाया है? मैंने कहा, हाँ। अपना मोबाइल नंबर भी दिया है? फिर तो वह साली जुगाड़ है, मुझे उसका मोबाइल नंबर देना। उसने कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी बात टाल गया और मैंने उसे मोबाइल नंबर नहीं दिया। जुगाड़ का अभिप्राय मैं अच्छी तरह से समझता था। पता नहीं क्यों हम सब दोहरी जिंदगी जीते हैं। चाहे हम और हमारा समाज नारी स्वतंत्रता की कितनी ही बड़ी बड़ी बातें सार्वजनिक स्थल पर कर ले, पर सब ढाक के तीन पात। अपने हमाम में सब नंगे। यूं देखे तो हाथ का पकड़ा जाना एक साधारण सी घटना थी, पर ना जाने क्यों हम सबको लगा कि इसमें कुछ असामान्य था, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लड़की थी। क्या हम सचमुच 21वीं शताब्दी के दौरे में हैं? मेरे लिए यह एक यक्ष प्रश्न था, क्योंकि उन सब की सोच में मैं भी शामिल था। मैं 2 दिन तक उसके फोन आने का इंतजार करता रहा, पर कोई कॉल नहीं आया। अक्सर लड़कियों की जबान से सुना है, लड़के एक नंबर के कुत्ते होते हैं, और मैं इससे कभी इनकार नहीं करता। मन में अजीब सा कुतूहल था। तीसरे दिन मैंने उसका नंबर मिलाया। मैंने कहा, मैं अमित बोल रहा हूँ, हम लाटूस रोड पर मिले थे। उसने कहा, हाँ अमित, कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इससे पहले मैं कुछ पूछता, उसने फिर सवाल दागना शुरू किया, तुम कमरे में अकेले रहते हो? मेरा उत्तर हाँ था। मैं फिर झूठ बोल रहा था, मगर इस बार मुझे अपने चेहरे के भाव छिपाने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि दूरभाष पर आप हमेशा आधी अधूरी बात ही करते हैं। आप वे बातें सुन तो सकते हो जो सामने वाला कह रहा होता है, किंतु आप उसके चेहरे पर लिखे शब्दों को पढ़ नहीं सकते। उसने सवाल किया, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने महसूस किया कि जैसे वह मुझे खोलने का प्रयास कर रही हो। मैंने अनमने ढंग से कहा, हो जाएगी, मम्मी पापा देख रहे हैं। उसके प्रश्न का सिलसिला अभी थमा नहीं था। अमित, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा, 26 प्लस। उसने कहा, अमित, तुम्हें शादी की शारीरिक जरूरत महसूस नहीं होती? इससे पहले मैं हाँ या ना कुछ भी उत्तर दे पाता, उसने आगे कहना शुरू किया, मैं तुम लड़कों का मनोविज्ञान बहुत अच्छे से समझती हूँ। सोचते होंगे पहले सेटल हो जाओ, खूब पैसे कमा लो, फिर किसी परी जैसी लड़की से शादी करोगे। अमित, मुझे लगता है ये सब करते करते कब जिंदगी निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। जिंदगी जैसी है, जितना है उसे बस जी लेना चाहिए। अब मुझे विकास की बातों पर भरोसा होने लगा था। मुझे लगा जैसे वह मुझे आमंत्रण दे रही हो, और इससे पहले कुछ कह पाता उसने फिर सवाल दागा, तुम खाना कहाँ खाते हो? मैंने कहा, खुद ही बनाता हूँ। अमित,
अमित, तुम किसी काम वाली को क्यों नहीं रख लेते? काम से थक जाते होंगे। उसने हंसते हुए आगे कहा, किसी जवान लड़की को मत रख लेना, किसी उम्र दराज या किसी छोटे लड़के को रख लो, तुम्हारी मदद करेगा। मैंने जानबूझकर उसे कुरेदा। जवान लड़की क्यों नहीं? उसने कहा, यह लखनऊ है, दिल्ली नहीं। इस बार मुझे लगा जैसे वह मेरी भावनाओं को छेड़ने का प्रयास कर रही हो। सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। अगला प्रश्न फिर सामने था, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने कहा, लड़कियां दोस्त बहुत है, मगर कोई रिश्ता अब तक प्यार तक नहीं पहुंचा। इस बार मुझे खुद पर हंसी आई। अमित, तुमने बताया था कि तुम कविताएं लिखते हो, मेरे पास बस यही मौका था। मैंने कहा, अगर कविता सुननी हो तो मुझसे मिलो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने उसे क्यों बुलाया, क्योंकि यह शारीरिक आकर्षण कतई नहीं था। अगर वह मुझे अपना संपूर्ण समर्पण कर भी देती तो भी मैं शायद उसके लिए न जाता। यह शायद इसलिए क्योंकि एक पुरुष एक साधारण स्त्री से भी बेहद कमज़ोर होता है, लेकिन उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर थी। उसने कहा, मुझे प्रेम वाली कविताएं अच्छी लगती है। मैंने उत्तर दिया, मैं रोमांटिक कविता ही लिखता हूँ। और फिर अगले दिन 4 बाग चौराहे पर मिलना तय हुआ। मैं ठीक 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुँच गया। वह दूर से आती हुई दिखी। मैंने मन ही मन कहा, जुगाड़ आ गई। हमने फिर साथ में रिक्शा लिया। इस बार मैं पहले की अपेक्षा अधिक चिपक कर बैठा। मैंने पूछा, कैसी हो? उसने कहा, बस ठीक। अमित, तुमने कहा था कि तुम अपनी कविता सुनाओगे। मैंने उसे अपनी एक छोटी सी कविता सुनाई। इस बार मैं उसके चेहरे पर उभरे शब्दों को पढ़ सकता था। उसने कहना प्रारंभ किया, अमित, कविताओं की कोपलें हृदय के भीतर से निकलती है। पहले हम अपनी भावनाओं को कोरे कागज पर उकेरते हैं, फिर धीरे धीरे उसे जीने लगते हैं। शायद मैं गलत हूँ, मगर मुझे लगता है हर लिखने वाले का दिल आईने की तरह बिल्कुल साफ होता है। पता नहीं क्यों मैं उस दिन तुमसे मिली तो तुम पर विश्वास करने को दिल चाहा और मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अमित, पता नहीं इस अंधी दौड़ में हम कहाँ जा रहे हैं। पैसा पैसा और पैसा, जिंदगी बस इसी में सिमट कर रह गई है, पर मेरे लिए प्यार महत्वपूर्ण है। उसने मेरा हाथ फिर खींचकर अपने हाथों में लिया। हमारी मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है। हम जो है वह दिखना नहीं चाहते और जो नहीं है चाहते हैं बस वही दिखे। अजीब सी सच्चाई थी उसकी आंखों में। अमित, अगर मुझे कोई तुम्हारा साथ इस तरह बैठे देखे तो पता नहीं क्या सोचेगा, और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो व्यवस्थित सोचते हैं या इसकी कोशिश करते हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि हम रोज मिले, क्योंकि 2 अच्छे लोगों का बिखर जाना अच्छा होता है, ताकि वे 2 अलग अलग दिशाओं में अच्छाइयाँ फैला सके। मैंने एक भरपूर दृष्टि उसके चेहरे पर डाली और खुद से प्रश्न किया, क्या सचमुच मैं एक अच्छा आदमी हूँ? अचानक रिक्शे वाले ने कहा, अमीनाबाद आ गया। हमारे बीच का वार्तालाप थम सा गया। वह हंसी और कहना शुरू किया, अमित, अपना ख्याल रखो, बिल्कुल दुबले पतले हो, खाने का ध्यान रखा करो, और हाँ, जल्दी शादी कर लो, लेकिन मुझे बुलाना मत भूलना। उसके चेहरे पर आदेश का भाव था। मैं रिक्शे से उतरा। इस बार मैंने उसका हाथ उसी आत्मविश्वास से पकड़ा जैसे मैं किसी परम मित्र या अपनी प्रेमिका का पकड़ता था, क्योंकि इस बार मेरे आकर्षण को दिशा मिल चुकी थी। उसका रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं वहीं खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तो दोस्तों, ये था मेरी कहानी। अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।